प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन टॉपिक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे बॉडीज का बतलाने के बाद से इस पे कुछ लेक्चर्स क्वेश्चन सॉल्व कराया था हमने। अभी लास्ट लेक्चर में किसी बॉडी में से डिस्क में से कैविटी कट करने के बाद से रिमाइंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतलाया गया था। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को पढ़ना है। इसमें देख रहे हो मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज टॉर्क। टॉर्क को टाउ से इंडिकेट करते हैं। टाउ का सिंबल है। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क बेटा टोटली वेक्टर के हेल्प से सॉल्व होता है। जैसे हम लोग पढ़े ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ में एन कैप उसका डायरेक्शन भी होता है। तो टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है और दो फॉर्मूले से टॉर्क के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। टॉर्क इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, और टॉर्क एक वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला है और एक इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में फार्मूला है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और वेक्टर फॉर्म। टॉर्क का फार्मूला बेटा वेक्टर फॉर्म में होता है। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। वेक्टर टॉपिक में हमने बताया भी था, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। एफ क्रॉस आर कभी नहीं होगा। वेक्टर फॉर्म में हमेशा आर क्रॉस एफ होगा, क्योंकि आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए डायरेक्शन में चूंकि फर्क पड़ जाता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले फिक्स होते हैं। ए क्रॉस बी को बेटा तुम बी क्रॉस ए नहीं कह सकते, बिकॉज दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये टॉर्क होता है, और टॉर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर कहीं भी टॉर्क फाइंड करना है और फोर्स कहीं पर लग रहा है, तो वहां से एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड किया जाता है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स अगर लग रहा है, इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क चाहिए, तो इस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करके और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत टॉर्क निकल आएगा। लेकिन एक ही बॉडी पे अगर कई फोर्स लग रहे हों, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे फोर्स होंगे जो बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे फोर्स होंगे जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने का प्रयास करेंगे। तो वहां पे टॉर्क का बेटा साइन कन्वेंशन चलेगा। ठीक, जो एंटी क्लॉक बॉडी को रोटेट कराएगा वहां टॉर्क पॉजिटिव होगा। जो फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराने का प्रयास करेगा वहां टॉर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव चलेगा। तो ये वहां यूज किया जाता है जहां पर एक ही बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हों अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। देखो, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन और वर्क डन का डायमेंशन सेम होता है। टॉर्क, एनर्जी और वर्क, इन तीनों का डायमेंशन सेम होता है। तीनों का यूनिट भी सेम होता है। जैसे वर्क डन का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, उसको बोलते हैं जूल, लेकिन इस न्यूटन मीटर को जूल नहीं बोलते हैं। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर तो होता है, डायमेंशन वर्क वाला ही डायमेंशन होता है, एनर्जी वाला ही डायमेंशन होता है, लेकिन इसको जूल नहीं कहा जाता, केवल न्यूटन मीटर कहा जाता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक बॉडी पे अधिक से अधिक टॉर्क लगेगा तो अधिक से अधिक फोर्स लगेगा, तो फिर टॉर्क का साइन कन्वेंशन चलेगा, प्लस और माइनस के फॉर्म में उसको यूज किया जाएगा। अभी सब बताएंगे। अब हम ये जाने कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क होता है बेटा कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगाया जाए तो फोर्स की ऐसी कैपेसिटी जो बॉडी को रोटेट करा दे, दैट कैपेसिटी इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क तभी लगेगा जब बॉडी पर फोर्स लगाया जाएगा, लेकिन वह फोर्स बॉडी को किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कराता है। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ए फोर्स विच कैन रोटेट अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज torque of that force, that is moment of that force about that axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से टॉर्क का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। और अगर जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर सकता है, उसी एक्सिस पर अगर फोर्स लगा दिया जाए
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, फिर टार्क 0 हो जाता है। जैसे जिस रूम में हम लोग रहते हैं, हर रूम में दरवाजे लगे होते हैं, खिड़कियां लगी होती हैं, तो दरवाजे को जब भी हम लोग खोलते हैं या बंद करते हैं, तो जब खोलते हैं तो किनारे पे हम बेटा एक फोर्स लगाते हैं। जब दरवाजे पे किनारे पे एक फोर्स लगाते हैं तो वह फोर्स की वजह से वो दरवाजा क्या होता है, रोटेट करता है। ये नहीं कि वो आगे बढ़ता है, वो ऐसे किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है। कब रोटेट करता है? जब फोर्स लगाते हो। जितना ही जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है, जितना ही उससे अधिक डिस्टेंस पर तुम फोर्स लगाओगे, टार्क उतना ही ज्यादा लगेगा। जिस एक्सिस के अबाउट दरवाजा रोटेट करता है, अगर एक्सिस पर तुम फोर्स लगा के कभी देखना, दरवाजा जरा सा भी आप बंद नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। तो एक्सिस और रोटेशन से फोर्स का डिस्टेंस जितना ही अधिक डिस्टेंस पर होता है, बॉडी पे टार्क उतना ही ज्यादा लगता है। इसके बाद से जब हम लोग टार्क पढ़ लेंगे, तब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बेटा, खूब जबरदस्त इस पे क्वेश्चन बनते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। एक और फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टार्क का डेफिनेशन लिखें। टार्क होता क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टार्क। फिर इसका वेक्टर फॉर्म होगा, ये इसका न्यूमेरिकल फॉर्म होगा। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्म है। The capacity of a force which can rotate a body about given axis of rotation is known as moment of force. That is torque about that axis of rotation. क्लियर हुआ? टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क बेटा वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट is न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, लेकिन इसको जूल नहीं कहा जाता है। यही वर्क का भी यूनिट होता है न्यूटन मीटर, लेकिन वर्क और एनर्जी के यूनिट को जूल कहते हैं, लेकिन टॉर्क के यूनिट को जूल नहीं कहते। डायमेंशन भी सेम ही होगा। टॉर्क का जो डायमेंशन होता है ये एनर्जी और वर्क का ही डायमेंशन होता है। ml2 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ठीक, अब टॉर्क को हम लोग डायग्राम से देखते हैं। टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स एक ऐसी कैपेसिटी है फोर्स की जो किसी बॉडी को उसके किसी गिवन एक्सिस के अबाउट बॉडी को क्या करा दे बेटा, रोटेट करा दे। दैट इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क के दो फॉर्मूले होंगे, एक वेक्टर फॉर्म, एक न्यूमेरिकल फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर देखा जाता है और न्यूमेरिकल फॉर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन देखा जाता है। इसलिए देखो कहीं भी टार्क के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढते हैं और फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो तुरंत टार्क आ जाता है। तो चलो इसको मिटाते हैं और अब डायग्राम देखते हैं, वेक्टर फॉर्म देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल फॉर्म देखते हैं। अगेन यहां पर ये ऐसा पॉइंट है जिस पे बॉडी पे फोर्स लग रहा है, किसी डायरेक्शन में इधर चाहे इधर बॉडी पे फोर्स लग रहा है और बॉडी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। यह है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से देख लो, ऐसे है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये मान लो बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन है और इसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ फोर्स। देख रहे हो, इसको कहीं तक बढ़ाते चले जाओ, ये फोर्स तुम यहां भी कह सकते हो, यहां भी कहीं भी कह सकते हो, ये लाइन ऑफ फोर्स है बेटा। इट इज लाइन ऑफ फोर्स और ये ऐसा पॉइंट है जिसमें बॉडी पे फोर्स लग रहा है और ये है बेटा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां जो भी बॉडी है, पार्टिकल है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, फोर्स लगने से। और यह है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझो फिर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, ऐसे बाहर की तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट ऑफ फोर्स है जहां पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ फोर्स। अब बेटा अगर टार्क हम लोग को देखना है तो टार्क अगर वेक्टर फॉर्म में देखना है तो इस फोर्स का यहां से पोजीशन वेक्टर देखना पड़ेगा, इसलिए इसको यहां से मिला दें तो ये इसका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं कि किसी भी वेक्टर से अगर किसी पॉइंट को ओरिजिन से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है और इस फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल थीटा है। तो बेटा इसको थीटा ना कह देना, क्योंकि ये यहाँ पे कन्वर्जिंग है और ये यहाँ पे डाइवर्जिंग है, तो दो वेक्टर के बीच एंगल ये होता ही नहीं है। वेक्टर में हम बताए हैं, क्योंकि ये जाके यहाँ मिल रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, इसलिए इस पोजीशन वेक्टर वाले लाइन को ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा आर और ये दोनों के बीच का क्या है, एंगल है और ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब तुम ये देख रहे हो कि अब इस पॉइंट के, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो फोर्स लग रहा है, ये सिस्टम को ऐसे क्या कराएगा, रोटेट कराएगा। तो टार्क का जो डायरेक्शन होता है वो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग या तो अंदर की तरफ होता है या तो बाहर की तरफ होता है। तो ये बेटा ये देखो आर है, ये है कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है, एफ वेक्टर। और ये सिस्टम फोर्स लगने से ये सिस्टम ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो टार्क का डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। और कभी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा थंब रूल से देखा जाता है, ये बात हमने वेक्टर में बताया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये r है, ये f है, अगर हम लोग f क्रॉस r फाइंड करें, मतलब f को r से क्रॉस करावें, तो ये हो जाएगा ऐसे, इस रूल से, राइट हैंड थंब रूल से f को r से क्रॉस कराएंगे। देखो f क्रॉस r, तो इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, इनवर्ड, जबकि सिस्टम, इस फोर्स लगने से सिस्टम ऐसे घूमेगा, ऐसे, जिससे की वजह से टार्क डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ। इसलिए ये r है, देखो ये r है, तो r को f से जब क्रॉस कराएंगे तब डायरेक्शन आएगा बाहर की तरफ, इसलिए टार्क वेक्टर फॉर्म में f क्रॉस r नहीं, r क्रॉस f होगा।
क्लियर हुआ? तो F क्रॉस R और R क्रॉस F में यही अंतर है। टार्क अगर F क्रॉस R से सॉल्व कर दोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आंसर गलत होगा। R क्रॉस F से टार्क क्या होना चाहिए? फाइंड करना चाहिए। तो बेटा टार्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स। टार्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। अब टार्क को किससे इंडिकेट करेंगे? टाउ से। टार्क टाउ इज इक्वल टू, ये R है पोजीशन वेक्टर, ये F है, तो इसको इस तरह से R को F से हम लोग क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। R F से क्रॉस होगा तो ये हो गया R क्रॉस F। F क्रॉस R कभी नहीं, हमेशा R क्रॉस F होता है टार्क। ये टार्क का बेटा वेक्टर फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। और सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये टार्क का वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक, अब क्या करें हम? इसको कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ावें तो टार्क टाउ इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो यहां से देखो R क्रॉस F इज इक्वल टू RF साइन थीटा। RF साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड F। तो देखो ना, ये R है और ये F है, दोनों के बीच एंगल हमने कितना माना है? थीटा। एंगल ये थीटा होबे नहीं करेगा। दो वेक्टर के बीच एंगल या तो डाइवर्जिंग होता है या तो क्या होता है? कन्वर्जिंग। और साथ में इसका डायरेक्शन होगा n कैप। अच्छी तरह से पढ़े हो वेक्टर टॉपिक में। A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा n कैप। तो R क्रॉस F इज इक्वल टू RF साइन थीटा n कैप। और n कैप का डायरेक्शन होगा इसे बाहर की तरफ, टार्क लगेगा बाहर की तरफ। अब इसका अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें, दैट इज इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखें, टार्क का मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड में क्या हटा दिया जाता है? डायरेक्शन। तो जो टार्क का लिखेंगे तो यही डायरेक्शन हम लोग हटा देंगे, एन कैप हटा देंगे। तो ऐसे में जो टार्क आएगा, टार्क टाउ, डायरेक्शन अब हट गया और ये आ गया बेटा RF साइन थीटा। ये आ गया RF साइन थीटा। अब टार्क टाउ इज इक्वल टू F, अब ब्रैकेट में R साइन थीटा। R साइन थीटा यहां कर दो या फिर इधर कर दो। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब तुम क्या करो, यह है बेटा लाइन ऑफ फोर्स, यह इसका पोजीशन वेक्टर। जब वेक्टर फॉर्म में देखा जाता है टार्क को तो पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो इसका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है R साइन थीटा का। देखना अभी R साइन थीटा लाइन ऑफ फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखना, अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करें, ये लाइन ऑफ फोर्स है, देखो हमने लिखा है लाइन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। क्या ड्रा कर दे बेटा? परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये एंगल हो गया कितने डिग्री? 90 डिग्री का ये एंगल हो गया। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो R है, ये थीटा है। थीटा के सामने सबको पता है कि साइन में जाता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा R साइन थीटा। ओ डियर, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट। जब इसका तुम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाले, ये तो वेक्टर फॉर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाले तो F इंटू देख रहे हो R साइन थीटा, और R साइन थीटा क्या आया? लाइन ऑफ फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए जब भी टार्क का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके फट से टार्क का वैल्यू फाइंड कर लिया जाता है। तो इट इज D। इसको हम लोग क्या कह लेंगे? D कह लेंगे। D इज इक्वल टू R साइन थीटा, और R साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम खुद ही देखो ना वेक्टर फॉर्म किस तरह से कन्वर्ट होकर के इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसको अब हम लोग कहेंगे टार्क टाउ इज इक्वल टू F इंटू R साइन थीटा को यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग D कह लेंगे। दैट इज टार्क टाउ इज इक्वल टू, इसलिए इसका यूनिट होता है देखो न्यूटन मीटर, और ये जो D है ये है
perpendicular distance of line of force from axis of rotation. Torque is equal to force into perpendicular distance of line of force from axis of rotation. ये देखो d परपेंडिकुलर हमने लिखा है, तो ये अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो बन जाता है टॉर्क का। न्यूमेरिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये फॉर्मूला यूज होता है। ये फॉर्मूला हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से इसका यूनिट बन गया, देख लो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसका यूनिट बन गया, लेकिन इसको जूल नहीं कहा जाता है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है टॉर्क का। चलो इसको मिटाते हैं। That is torque is equal to force into perpendicular distance of line of force from एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी फॉर्मूले को हमने इस तरह से हिंदी में लिख दिया। किसमें? हिंदी में। ये हिंदी है। कहोगे ये कौन सा हिंदी है? कुल मिला के उसका कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया। अब इसमें आएगा रूल फॉर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की आवश्यकता वहां होता है जहां पर बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगता है। जब एक से ज्यादा फोर्स लगेगा तो कोई फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, कोई फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉक रोटेट कराएगा, तो वहां प्लस माइनस देखने की आवश्यकता पड़ेगा। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे यहां पर है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहां पर है पॉइंट ऑफ एक्शन। इस पॉइंट पर बॉडी पे ये F फोर्स लग रहा है, यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, और ये इसका हो गया बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहां पर ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये हो गया D, और ये फोर्स इधर F ऐसे लग रहा है, F लग रहा है, एक्सिस रोटेशन है, F लग रहा है, एक्सिस रोटेशन है। अब तुम देख रहे हो कि ये एक्सिस है और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये फोर्स सिस्टम को ऐसे एंटी क्लॉक रोटेट कराएगा, और ये फोर्स इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। ये ऐसे रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज, और ये फोर्स इसको रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ आएगा, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा। इसलिए एंटी क्लॉक रोटेशन का टार्क बेटा पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन का टार्क निगेटिव होता है। तो यहां जो टार्क आएगा टाउ, ये होगा प्लस F इंटू डी, ये होगा पॉजिटिव टार्क एंटी क्लॉक रोटेशन। और यहां का जो टार्क होगा टाउ इज इक्वल टू माइनस F इंटू डी, ये होगा निगेटिव। तो ये निगेटिव टार्क है और ये पॉजिटिव टार्क है। तो एक से ज्यादा टार्क जब बॉडी पे लगता है, फोर्स लगता है, तो वहां टार्क इस तरह से प्लस और माइनस में यूज करके तब जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब आओ इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह क्लॉकवाइज रोटेशन, यह एंटी क्लॉक रोटेशन।
जैसे क्वेश्चन है यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यह एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बॉडी या सिस्टम रोटेट कर रहा है और बॉडी पे इस तरह से एक फोर्स लग रहा है F = 50 न्यूटन और ये जो डिस्टेंस है यह है 10 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो फाइंड टार्क ऑफ फोर्स, जो फोर्स है उसका टार्क बताना है। तो कितना आसान, टार्क इज इक्वल टू जितना फोर्स है फोर्स रख दो और लाइन ऑफ फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो हो गया F is 50 एंड D is 10, तो आ गया 500 न्यूटन मीटर का टार्क। देख रहे हो? अच्छा, ये फोर्स अगर यहां लगे ना, एक्सिस पर लग जाए अगर, तो ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। इसलिए तुम एक्सपेरिमेंट करके देखना, जिस रूम में रहते हो उसमें जो डोर लगा है, दरवाजा लगा है, उसको जितना ही अधिक डिस्टेंस पर तुम फोर्स लगाओगे बड़ा आसानी से ओपन करोगे। और जैसे जैसे एक्सिस के नजदीक चलते जाओगे तुमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और जहां वो पिवोटेड है वहां फोर्स लगा के देखो, दरवाजा जरा सा भी तुम ओपन नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको कहेंगे बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक बॉडी पर इस तरह से फोर्स लग रहा है। ये बॉडी में जो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स है, देख रहे हो, और ये इसका यहां से ऐसे डिस्टेंस दे दिया है 10 मीटर, ये दे दिया है 10 मीटर का डिस्टेंस, और ये एंगल दे दिया है कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब कह रहा है कि फाइंड आउट टार्क ऑफ गिवन फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फाइंड टार्क ऑफ गिवन फोर्स, गिवन फोर्स का टार्क बताना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो अब ऐसे में बेटा तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो ऐसे में ये डिस्टेंस देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसके लिए इस पे तुमको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। ठीक, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, ये D का वैल्यू फाइंड करना होगा। ये हाइपोटेन्यूज है और ये 30 डिग्री के सामने का परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे जो टार्क फाइंड करेंगे F × D कह लेंगे, और यहाँ से F और D का वैल्यू हो जाएगा 10 sin 30, इसके सामने का है ना ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हो जाएगा 10 sin 30। F का वैल्यू है 50 और यह है 10 sin 30 का वैल्यू 1/2, ये कट गया, 5 आ गया, 50 × 5 ये आ गया 250 यानी 250 न्यूटन मीटर का टार्क। यानी इन दोनों क्वेश्चन की विशेषता देख रहे हो, इसमें क्या किया है कि सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया है, क्योंकि इस पे तुम देखो तो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। इसमें क्या किया है कि इस तरह से फोर्स लगा के और ये ऐसा डिस्टेंस दिया है, तुमको इस डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तुमको मतलब है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस वजह से कॉन्सेप्ट है हर स्टूडेंट्स को जानता नहीं है, इसलिए टार्क के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की आवश्यकता पड़ रहा है। तो टार्क के दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक वेक्टर फॉर्म हो गया, एक न्यूमेरिकल फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म होता है τ = r × f और न्यूमेरिकल फॉर्म होता है τ = f × परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। टार्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। टार्क साइन कन्वेंशन के साथ यूज होता है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क बेटा पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव होता है। प्लस माइनस हम लोग वहां यूज करते हैं जहां बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगता है। तो कहोगे कि थोड़ा ऐसा भी क्वेश्चन कराइए जिसमें कि एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, तो वो क्वेश्चन फर्स्ट लेवल ऑफ असाइनमेंट में है, आओ उसको हम सॉल्व करते हैं।
और यह है असाइनमेंट का 20 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, देख लो। O इज द सेंटर ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल ABC। एक इक्वेटर ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको कह रहा है ABC। यहां पे इसका सेंटर है, सेंटर है। ये एक तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई प्लेट है, लेमिना है ये कोई, इस तरह से। और यहां पे जो फोर्स लगा रहा है, देख रहे हो, यहां पे जो फोर्स लगा रहा है ये F1 फोर्स लगा रहा है, ये F1 है। और यहां पे फोर्स इस तरह से F2 फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे फोर्स बेटा F3 लगा रहा है। बताओ इस सिस्टम पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इन तीनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज, इस सिस्टम को, इस ट्रायंगुलर प्लेट को, लेमिना को रोटेट कराने का प्रयास कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर टार्क अबाउट O इज 0, कि मतलब टोटल टार्क जो इसके अबाउट है सबका फोर्स मिला के अगर टार्क 0 है, तो F1, F2 और F3 में क्या बताओ, रिलेशन बताओ। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ total torque on the given system is 0, then find out relation between F1, F2 एंड F3। थोड़ा ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन में है F1 प्लस F2 अपान 2, मतलब F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 बाई 2। F3 का वैल्यू बताना है। इसके बाद से दे रहा है F3 इज इक्वल टू 2 F1 प्लस F2, फिर है F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, फिर है F3 इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन इसमें बताना है कौन सा सही है F1, F2, F3 में। तो क्या करोगे, तुम देख रहे हो कि ये जो फोर्स है, इसका अगर टार्क देखना है इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर। इसका अगर फोर्स यहाँ के देखना है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस फोर्स का देखना है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये सब परपेंडिकुलर है, ये सब कितने डिग्री पर हैं? ये सब बेटा 90 डिग्री पर है। और इस ट्रायंगल का ये सेंट्रॉइड है, सेंटर है, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा। लेकिन तुम देखो ना, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो फोर्स है इस सिस्टम को ऐसे रोटेट करा रहा है, एंटी क्लॉक। ये वाला भी देखो इसके रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉक। लेकिन ये इधर लग रहा है तो ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉक। तो कुछ ऐसे टार्क लग रहे हैं जो पॉजिटिव हैं, कुछ ऐसे लग रहे हैं जो नेगेटिव हैं। इसलिए इस पे जब हम लोग टोटल टार्क देखेंगे, टोटल टार्क, तो टार्क ड्यू टू F1 प्लस टार्क ड्यू टू F2, F2 का टार्क प्लस टार्क ड्यू टू F3। और टोटल टार्क क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 0 है तो इसको 0 कर दो। अब F1 का टार्क देखो, तो F1 का टार्क होगा F1 इंटू यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया F1 इंटू डी। F2 का होगा F2 इंटू डी, F3 का होगा F3 इंटू डी। लेकिन साइन देख लो, ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये सिस्टम को ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉक, तो ये पॉजिटिव होगा। ये इधर लग रहा है तो ये ऐसे घुमाएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये इधर लग रहा है तो ये इसके रिस्पेक्ट में सिस्टम को ऐसे घुमाएगा, ये वाला सिस्टम को ऐसे घुमाएगा,
ये वाला ऐसे घुमाएगा लेकिन ये वाला ऐसे घुमाएगा। तो देखो ये है एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक, लेकिन ये क्या है क्लॉक, इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव। डी कॉमन ले लो, तो डी कॉमन ले को तो 0 हो जाएगा, डी इधर आके ये आ गया F1 प्लस F2 माइनस F3 और डियर F3 इधर आ गया, तो आ गया F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये आंसर आ गया। देखो F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक, तो टार्क का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, टार्क और कॉन्सेप्ट इतना स्टूडेंट जानता नहीं है कि टार्क होता क्या है, कौन कौन सा टार्क के फॉर्मूले हैं, टार्क कौन सी क्वांटिटी है, सब कुछ आइडिया स्टूडेंट को नहीं रहता। लेकिन हमने कंप्लीट टार्क का डेफिनेशन लिखाया, टार्क का फॉर्मूला बताया, टार्क 2 फॉर्मूला बताया, एक वेक्टर फॉर्म एक न्यूमेरिकल फॉर्म, टार्क का यूनिट बताया, साइन कन्वेंशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, और अलग अलग वैरायटी का इसमें हमने क्या करा दिया, क्वेश्चन करा दिया। इसमें अब आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन होगा और उस रिलेशन को कहेंगे टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। फिर उस पर बेस्ड फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर आएगा एंगुलर मोमेंटम, फिर एंगुलर मोमेंटम एकदम इसी टाइप से एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता है, उसका भी वेक्टर फॉर्म होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म होता है, और उस बात से एंगुलर मोमेंटम फिर भी क्वेश्चन करेंगे। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।